नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। कहते हैं कि मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला। जी हाँ, आज 14 अप्रैल है और आज आप पूरे देश में देखेंगे चारों तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सब पर बड़े बड़े माला, बड़े बड़े जो है फूलों से लोगों ने सुसज्जित किया है। और सड़कों पर आप देखेंगे तो लंबी कतारें हैं, लंबी लाइनें हैं बाबा साहब को मानने वाले लोगों की। और ऐसे लोगों की भी कि जो साल के 365 दिन में मैं बात करूं तो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर जो कि बाबा साहब का स्मृति दिवस है, और 14 अप्रैल जो उनकी जयंती है, इन 2 दिनों में लोग उनकी मूर्तियों पर जाके माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और 363 दिन उनके जो विचार हैं उन पर ताला डालने का काम करते हैं, बाबा साहब के मिशन को रोकने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी आज आपको मिल जाएंगे जो कि बाबा साहब की जयंती पर बधाई दे रहे होंगे। सोशल मीडिया पर भी उनका ट्विटर अकाउंट देखेंगे, फेसबुक देखेंगे या और भी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर देखेंगे कि बड़ी सी फोटो लगा करके, नीचे अपना फोटो लगा करके, बाकायदा अच्छे से लिख करके बाबा साहब की जयंती को लोग बधाई दे रहे हैं। बधाई देना भी चाहिए, लेकिन अचानक से ये जो जन सैलाब है, जो लोग हैं, ये कहाँ से आ गए और ये क्यों अचानक से बाबा साहब की जयंती पर बधाई देना शुरू कर दिए, उनकी मूर्तियों पर माला डालना शुरू कर दिए? आखिर वो लोग कौन हैं? और इस देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो वास्तव में बाबा साहब के विचारों को, उनके मिशन को, उनके कारवां को आगे लेकर जाना चाहता है। तो इन सब पहलुओं पर मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले आप सबको बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में बाबा साहब के बारे में कुछ बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद से फिर आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा साहब का जन्म जैसा कि 14 अप्रैल 1891 को उत्तर भारत, उस समय अंग्रेजों के समय था, अभी तो मध्य प्रदेश उसको कहते हैं, मध्य भारत उस समय कहा जाता था, अभी मध्य प्रदेश है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था बाबा साहब का, और वो अपने माता और पिता की 14वीं संतान थे बाबा साहब। और जब उनका जीवन संघर्ष पढ़ते हैं दोस्तों, आज चीजों को कहना और उनका वो जो जीवन संघर्ष था, 19वीं सदी में उन्होंने जो जीवन संघर्ष किया, जब उसको पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज हम पढ़ते हैं किताबों में, कहते हैं कि पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। मतलब क्लासरूम में घड़ा रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है, उसमें पानी है, बाकी सारे बच्चे उस पानी को पी रहे हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष के बच्चे, शोषित समाज के बच्चे, वंचित समाज के बच्चे उस पानी को नहीं पी सकते हैं। इतनी असमानता, इतना भेदभाव, इतनी छुआछूत उस समय थी, उनके बचपन के समय जब वो स्कूल जाते थे। अब बाबा साहब ने इतना सब संघर्ष करने के बाद जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप में उन्होंने सबसे पहले पीएचडी हासिल की। मतलब पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे पहले पीएचडी धारक हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अब सोचिए कि एशिया में अभी आज के टाइम में 49 देश हैं। 2-4 देशों की मैं बात करूंगा तो थोड़ा विवाद में है, वो एशिया में भी हैं और वो यूरोप के कुछ हिस्से में भी हैं, यूरोप में भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल 49 देश हैं लगभग जो एशिया में है। और उन 49 देशों का पॉपुलेशन आप देखें, अकेले भारत और चाइना की मैं बात करूं तो 3 अरब प्लस है। तो इतनी पॉपुलेशन, सोचिए कि इतनी पॉपुलेशन में कोई व्यक्ति सबसे पहली बार अगर पीएचडी करता है तो कितनी बड़ी बात है उन परिस्थितियों में। मतलब आज आप देखेंगे कि हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास लोग जो है पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टरेट नहीं बन पा रहे हैं। एक आध लोग अपवाद के रूप में कहीं हो जा रहे हैं तो हो जा रहे हैं, नहीं तो नहीं हो पा रहे हैं। आज भी इतना कठिन है। आमतौर पर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत मुश्किल है, अभी भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, और उन्होंने उस समय किया। तो उन्होंने पीएचडी किया और उनके पास जो 32 डिग्रियां, यहाँ 32 डिग्रियों की बात करूं तो लोगों के पूरे परिवार में अगर देखेंगे, पूरे परिवार, पूरे खानदान को मिला लेंगे तो 32 डिग्रियां लोगों की कई बार नहीं होती हैं, और एक अकेले व्यक्ति के पास 32 डिग्रियां थी और वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। 9 भाषाओं के ज्ञाता, इतने विद्वान व्यक्ति, जब हमारा संविधान बनना था तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनकर उन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई। अगर वे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं होते
तो मुझे लग रहा है कि भारत का संविधान आज जैसा हम देख रहे हैं वैसा संविधान नहीं बन पाता। तो इस योगदान को उनके लोग सिर्फ किताबों तक पढ़ते हैं, किताबों तक सीमित हैं, लेकिन उनके इस योगदान को लोग ठीक से मुझे नहीं लगता है कि समझ पाए। लोग अगर समझ पाते तो आज उनका जो कारवां यहाँ है, वो जो उनके विचार हैं, जो उनका मिशन है, वो यहाँ नहीं होता। उन्होंने स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बने। इतनी योग्यता उनकी थी, स्वतंत्र भारत में पहले कानून मंत्री बन करके उन्होंने पूरी दुनिया में, भारत नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने एक मान सम्मान, एक गौरव हासिल किया। सच है भाई, उस समय 32 डिग्रियां, उस समय के, आज के समय में नहीं किसी के पास। आजकल तो लोग फेक डिग्रियां लेकर के जो है कहां से कहां पहुंच गए। मैं बात नहीं करूंगा, बाबा साहब की जयंती पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सब समझते हैं कि लोग फर्जी डिग्री बना करके कहां से कहां पहुंच गए। तो अच्छा, बाबा साहब का अगर हम देखेंगे उनका, कि उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने एक किताब लिखी, है ना, बुद्ध और उनका धम्म। और अंतिम चरण में व्यक्ति जब कुछ लिखता है या कुछ कहता है, वो उसके पूरे जीवन का अनुभव होता है, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस, पूरे जीवन का जो, मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल मेच्योर व्यक्ति होता है, बिल्कुल प्रौढ़ होता है। तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी जो अंतिम किताब थी यही थी, बुद्ध और उनका धम्म। अच्छा, बाबा साहब को अगर हम उनके इतिहास के बारे में देखेंगे तो उन्होंने अपने पूरे शोध में तथागत बुद्ध को अपना वैचारिक गुरु माना। कबीर साहब का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था, बाबा साहब के ऊपर, और उन्होंने ज्योतिबा फुले को अपना वैचारिक गुरु माना। तो इतिहास के जो 3 कालखंड हैं, बाबा साहब ने उनको चुना। अच्छा, कबीर साहब को इसलिए भी चुना क्योंकि उनका जो परिवार था, उनके माता पिताजी जो थे वे कबीरपंथी थे, मराठी मूल के थे और कबीरपंथी थे वो लोग। तो इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि कबीर साहब का उनके ऊपर काफी प्रभाव था। और आधुनिक भारत में उन्होंने ज्योतिबा फुले को अपना वैचारिक गुरु माना। इतिहास में बहुत सारे लोग भरे हैं, लेकिन सोचिए इतना विद्वान व्यक्ति, उन्होंने सिर्फ 3 महापुरुषों को चुना, 3 कालखंडों को इतिहास के चुना। बाबा साहब कहते थे कि राजनीतिक समानता जो है वो आपको राजनीति से मिल गई है और मिलती रहेगी, लेकिन सामाजिक समानता जो है वो आपको इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार आंदोलन करना पड़ेगा। और उन्होंने किया भी। अगर आप देखेंगे तो जो सामाजिक समानता है, सामाजिक समानता के लिए ही उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने अपने बहुत से समर्थकों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने धम्म दीक्षा ली, तथागत बुद्ध की शरण में गए, धम्म की शरण में गए। चूंकि उन्होंने पूरे जीवन में बहुत सारे धर्मों को पढ़ा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, बहुत सारे धर्म गुरुओं से वो मिले, पूरे दुनिया के इतिहास को उन्होंने पढ़ा, 9 भाषाओं ज्ञाता थे, स्वाभाविक है पूरी दुनिया के इतिहास को पढ़ा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो निर्णय लिया, निर्णय उन्होंने यही लिया कि तथागत बुद्ध की शरण ही इस देश के बहुसंख्यक समाज, बहुजन समाज की समानता के लिए उत्तम है, या उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए अच्छा रास्ता है। तो बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में, जैसा कि मैंने पहले कहा, व्यक्ति जो है बिल्कुल मेच्योर होता है, अपने जीवन के अंतिम पूरे जीवन का अनुभव, तब उन्होंने तथागत बुद्ध की शरण को चुना। और उन्होंने उस दिन को तो चुना, लेकिन एक और चीज है, इतिहास का कितना प्रभाव उनके ऊपर। उन्होंने दिन भी कौन सा चुना, 1956 में 14 अक्टूबर था, लेकिन उन्होंने दिन चुना वो धम्म विजय दिवस का, जिस दिन सम्राट अशोक महान जो है बाकायदा धम्म में दीक्षित हुए थे, उसी दिन को उन्होंने चुना बाबा साहब ने, क्योंकि वो इतिहास के बहुत पारखी थे, एक एक चीज को बारीकी से वे समझते थे। दोस्तों, आजकल कुछ लोग बाबा साहब की ऊंची ऊंची मूर्तियां बना देते हैं और उनको लग रहा है कि मूर्तियां बना करके मैं बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाऊंगा। कुछ लोग उन मूर्तियों पर माला चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के, उनको लगता है कि मैं बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ लोग सड़कों पर आंदोलन करते हैं, आंदोलन करके उनको लगता है कि उनके मिशन को, उनके कारवां को आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ लोग जो है सिर्फ जय भीम के नारे लगा करके उनको लगता है कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या बाबा साहब का यही सपना था? क्या उनके सपनों का भारत यही था बाबा साहब के? बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो,
आज जो पैसा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए वो पैसा कहीं और आप खर्च कर रहे हैं। बाबा साहब ने शिक्षित रहने की बात की, शिक्षा पर खर्च करने की बात की। भूखे पेट रहिए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। आज आप जो है पढ़ाई पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर वास्तव में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है, उनके कारवां को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए। और बाबा साहब की जो सबसे बड़ी बात थी, उनके पूरे जीवन का जो अनुभव था, मैं उस पर सीधा आऊँगा। बाबा साहब के पूरे जीवन का जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो अनुभव किया इस देश में, कि उन्होंने बहुत आंदोलन किए। बाबा साहब ने भी पानी के लिए सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। इस असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लास्ट में अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने 14 अक्टूबर का दिन चुना और तथागत बुद्ध की धम्म की शरण में गए, बुद्ध की शरण में गए, इसीलिए गए वो। तो बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम समय में हम सबको क्या मैसेज दिए कि अगर हम सबको समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, हम सबको समानता चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए, तो उसका रास्ता सिर्फ तथागत बुद्ध की शरण में जाता है, तथागत बुद्ध के धम्म की शरण में जाता है। हम सबको, हम जिस दिन इस देश का बहुसंख्यक समाज, बहुजन समाज तथागत बुद्ध की शरण में चला गया और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने लगा, तथागत बुद्ध के धम्म को समझने लगा, जानने लगा, उस दिन उसको और कहीं जानने की जरूरत ही नहीं है। और वो अपना तो कल्याण करेगा ही करेगा, पूरे समाज का कल्याण करेगा। और सही मायने में बाबा साहब के जो मिशन है, बाबा साहब का जो कारवां है, उसको सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को यही होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, उनके बताए रास्ते पर चलें। उन्होंने जो रास्ता, जो हिम्मत उन्होंने 1956 में दिखाई थी, वो हिम्मत हम सब आज दिखाएं, क्योंकि तब परिस्थितियां कुछ और थीं, आज परिस्थितियां कुछ और हैं। तो हम सबके पास संविधान भी है, संवैधानिक अधिकार हैं, जिसको बाबा साहब ने संविधान में हम सबको दिया। तो उस संवैधानिक अधिकारों के साथ तथागत बुद्ध की शरण में जाएं, धम्म की शरण में जाएं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। आप सबने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आगे और भी इस तरह के वीडियो आपको आसानी तक मिलते रहें, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।